Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइकन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके का, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 18। और पार्ट 18 में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों के बारे में। पिछली क्लास में हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ चुके हैं। आज हम अभ्यारण्य को डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो ये आपकी जेल प्रहरी की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, तो आप इसको कंप्लीट कोर्स जरूर देखें इसका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं यहाँ पर, और फ्री क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलती है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा। फ्री लाइव टेस्ट भी आपको, वेरियसली लाइव टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनमें आपको अभी रिसेंटली चल रही है T20 और चैंपियनशिप चल रही है, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आज ही अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। चलिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें अभ्यारण्य की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में 30। इससे पहले 31 हुआ करती थी। एक सेंचुरी जो है पालपुर कूनो, मतलब वो अब कूनो राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। तो इस वजह से अब मध्य प्रदेश में 30 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, अभ्यारण्य हैं। इनके अंदर कुछ प्रस्तावित अभ्यारण्य भी हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। और चलिए अब हम स्टार्ट करने से पहले एक और छोटा सा फैक्ट समझते हैं। वो ये है कि देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो कुछ 7 जो हमारे टाइगर प्रोजेक्ट है आपको बता दें। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 3 घड़ियाल अभ्यारण्य हैं। कितने हैं? 3। तो जब मैं आपको घड़ियाल अभ्यारण्य पढ़ाऊंगा तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर बार बार आप घड़ियाल अभ्यारण्य क्यों बता रहे हैं। तो 3 घड़ियाल अभ्यारण्य है, तो तीनों के बारे में बताऊंगा मैं। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 खरमोर पक्षी के अभ्यारण्य। किसके? खरमोर के। खरमोर पक्षी होता है, उसके अभ्यारण्य 2 हैं। वहीं अगर हम बात करें, 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से हम आगे जब डिटेल में हम समझेंगे तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और एक ऐसा है जो आपका है सोन चिड़िया के लिए संरक्षित अभ्यारण्य। किसके लिए? सोन चिड़िया। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको पहले ब्रीफ कर दिया कि जब मैं आपको घड़ियाल अभ्यारण्य 3 जगह बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जब मैं आपको खरमोर पक्षी के अभ्यारण्य बताऊंगा तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने पहले बता दी। हालांकि टाइगर प्रोजेक्ट की आज हम बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ एक ही अभ्यारण्य है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलता है, उसकी बात करेंगे। बाकी राष्ट्रीय उद्यानों में टाइगर प्रोजेक्ट चलते हैं, लेकिन एक अभ्यारण्य है जहाँ पर चलता है, वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए अब हम एक एक अभ्यारण्य को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ चुका है हमारा नौरादेही अभ्यारण्य। तो नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है सागर जिले में। सागर जिले में आता है नौरादेही। और नौरादेही में आपको याद रखना है कि यहाँ पर देखिए एक क्रोकोडाइल पॉइंट भी है। चलिए वो आगे मैं बताऊँगा। नौरादेही में इसके क्षेत्रफल कितना है? 1194.67 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये इसका क्षेत्रफल है, और ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है नौरादेही सबसे बड़ा अभ्यारण्य। यहाँ पर नील गाय का संरक्षण किया जाता है। देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से दिखती है नील गाय, ये आपको दिख रही है नील गाय। तो इसका संरक्षण किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें, यहाँ पे लुप्त प्राय चीतों का भी संरक्षण किया जाता है। ये रहे चीते, आपको फ़ोटो भी मैंने बता दी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, लुप्त प्राय चीते का संरक्षण किया जाता है, जो कि नामीबिया के जो चीते हैं वो दान में देगा। नामीबिया को चीता दान में देगा, ठीक है। यहाँ पर जो नामीबिया देश है वो चीता दान में देगा, तो उसके चीते को यहाँ पर संरक्षित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अभ्यारण्य, जो कि नौरादेही अभ्यारण्य है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा जो आपको स्लाइड में लिखे हुए नहीं हैं। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो उसको भी नोट करते चलें, ठीक है। अगर नहीं बैठे हैं तो ले लो कॉपी पेन और नोट करते चलें। देखिए, नौरादेही अभ्यारण्य में एक क्रोकोडाइल पॉइंट भी है। क्या है? क्रोकोडाइल पॉइंट। क्रोकोडाइल पॉइंट का मतलब होता है जो घड़ियाल होते हैं ना, उनका पॉइंट है ना, क्रोकोडाइल पॉइंट नाम से एक जगह है। अगर हम बात करें, यहाँ पे चोयला झील है। कौन सी? चोला झील। स्पेलिंग इसकी मैं लिख देता हूँ, चियोला झील।
थोड़ा सा क्या है, बोलने में और प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, इसलिए आप लोग गलत ना नोट कर लें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे चोयला झील है, ठीक है, और क्रोकोडाइल पॉइंट भी है। साथ में यहाँ पर आपको पता है कि बानमेर नदी निकलती है यहाँ से। कौन सी? बामनेर। बामनेर का भी मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एक एक चीज़ें नोट करते चलें। कौन सी नदी निकलती है? बामनेर। और ये जो बामनेर नदी निकलती है, यहाँ पर मगरमच्छ ऊदबिलाव मिलते हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में, ठीक है, बामनेर नदी। तो ये आपको रहा नौरादेही के बारे में, बस आप इतना ही याद रखें, काफ़ी अच्छा है। और इसका कुछ भाग देखिए दमोह में भी फैला हुआ है, रायसेन में भी है, नरसिंहपुर में भी है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, दमोह, आपका रायसेन और नरसिंहपुर। अच्छा, अब इसकी स्थापना की बात अगर हम करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। 1975 में नौरादेही की स्थापना हुई थी। बस स्टूडेंट्स इतना सफिशिएंट है आपको इससे जानना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे छोटे अभ्यारण्य की। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा मैंने एक के बाद एक इसलिए रखा है क्योंकि आपको जो है आसानी से याद रहेगा कि भाई सर ने सेकंड नंबर पर राला मंडल पढ़ा है, तो इसका मतलब राला मंडल सबसे छोटा है, ठीक है। राला मंडल अभ्यारण्य कहाँ पर है? इंदौर में। इंदौर के अंतर्गत आता है राला मंडल अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल देख लीजिए आप लोग, 2.345। इसको याद रखना बड़ा आसान है। देखिए लाइन से गिनती है 2 3 4 5, 2 के बाद दशमलव लगा लेना, तो 2.345 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है भाई, सबसे छोटा। सबसे बड़ा तो नौरादेही था, सबसे छोटा कौन सा है? राला मंडल। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब मैं इनसे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। देखिए, राला मंडल की मुख्यतः जो है स्थापना की बात की जाए तो राला मंडल की स्थापना हुई थी 1989 में, ठीक है स्टूडेंट्स, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के साथ आपको कुछ और फैक्ट याद रखने की, मध्य प्रदेश का पहला वन जीव जागरूकता केंद्र यहाँ पर खोला गया था। क्या खोला गया था? मध्य प्रदेश का पहला वन जीव जागरूकता केंद्र, ठीक है। तो जो वाइल्ड एनिमल होते हैं इनके अवेयरनेस के लिए था ये जागरूकता केंद्र, इनसे रिलेटेड अवेयरनेस ताकि फैलाई जा सके। तो वन जीव जागरूकता केंद्र नोट करते चलना है। और 2017 में देश का पहला लोमड़ी संरक्षण भी यहाँ पर बनाया गया था। देश का पहला लोमड़ी संरक्षण। देखिए, लोमड़ी को ज़्यादातर संरक्षित नहीं किया जाता, लेकिन राला मंडल अभ्यारण्य देश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य रहा है जहाँ पर लोमड़ी संरक्षण स्टार्ट किया गया था पहली बार, देश में सबसे पहली बार 2017 में। कब? 2017 में। तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हाल ही की बात है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे पूछा जा सकता है कि देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया, तो याद रखना है राला मंडल में। क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि ये 2017 की बात है भाई, ज़्यादा समय नहीं निकला है। 2017 के बाद तो MP व्यापम के पेपर नहीं हुए, तो नॉर्मल सी बात है भाई, आप लोगों के लिए क्वेश्चन तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बन भी सकता है, ठीक है। इतना आप इसके बारे में जानकारी रखें। इसी के साथ आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि 1905 में क्या हुआ था? 1905 में होलकर वंश ने यहाँ पर शिकार कोठी बनाई थी। कब बनाई थी? 1905 में, ठीक है। यहाँ पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक शिकार कोठी बनाई थी। जब ये लोग शिकार करने जाते थे तो यहाँ पर रहते थे, है ना, रुकते थे, फिर शिकार करते थे। अब इसको वैसे कि हालांकि अब ये सरकार इसको सूचना केंद्र के रूप में इसको इस्तेमाल कर रही है, इस कोठी को, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, आई होप इतना आपको इन दोनों से समझ में आ गया होगा। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अभी अपने पास एग्ज़ाम के लिए भी समय है। तो पूरी वीडियो का एंड तक जरूर देखें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूंगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा रातापानी, जो कि रायसेन ज़िले में आता है भाई। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन ज़िले में, और ये देश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जिस पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है। देखिए, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसे अभ्यारण्य की हम बात करेंगे जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, तो ये है रातापानी अभ्यारण्य, जो कि रायसेन ज़िले में पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी के साथ अगर हम बात करें कि ये जो अभ्यारण्य है यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके, तो देखिए यहाँ पर सागौन के वन पाए जाते हैं, ठीक है। रातापानी अभ्यारण्य में रातापानी बांध भी है, याद रखना है आपको। रातापानी में रातापानी बांध भी है, और यहाँ पर मुख्यतः सागौन के पार जो पेड़ वगैरह हैं वो पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे भीमबेटका भी इसी के अंतर्गत आता है, रातापानी अभ्यारण्य के अंतर्गत, ठीक है। और इसका कुछ भाग अगर हम बात करें तो सीहोर में भी है कुछ भाग। तो सीहोर वाले बच्चे ये ना बोलने लगें कि सर आप गलत बता रहे हो, रातापानी तो सीहोर में है, ऐसा नहीं।
तो सीओर में इसका कुछ भाग है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें जो स्टैंडर्ड तरीके से जो बुक में हमें पढ़ना है रातापानी, देखिए जहाँ पर ज़्यादा भाग आ रहा है इसका, तो हमारे पास अगर एक ही ऑप्शन है तो हमें वही लगाना है जिसमें इसका मुख्यतः इसको इंडिकेट किया जाता है जिस जगह के। तो ये रायसेन के अंतर्गत आता है। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को? हाँ, तो आई होप आप समझ गए होंगे बात को, है ना। तो इसलिए आपको रायसेन ही याद रखना है, सीओर वाले बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर रातापानी बांध भी है, भीमबेटका भी रातापानी अभ्यारण्य के अंतर्गत ही आती हैं। और इसके बाद गिन्नौरगढ़ का किला भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए भैया, गिन्नौरगढ़ का किला भी यहाँ पर है, इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अब इसकी स्थापना देख लो आप लोग। रातापानी की स्थापना हुई थी आपकी 1976 में। 1976 में रातापानी की स्थापना हुई और इसको 2013 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कब किया गया? 2013 में। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 7 साल पुरानी बात है। तो 2013 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। और देलावाड़ी पर्यटन स्थल भी है यहाँ पर। क्या है? देलावाड़ी पर्यटन स्थल। एक बार स्पेलिंग लिख देता हूँ, आप लोग नोट करते चलें। यह आपका देलावाड़ी, ठीक है, देलावाड़ी। तो देलावाड़ी पर्यटन स्थल है यहाँ पर, ठीक है भाई, ये रायसेन की जो रातापानी अभ्यारण्य के अंतर्गत। और इसके अलावा आपका यहाँ पे आपको याद रख सकते हैं, रायसेन में एक और अभ्यारण्य है जिसको हम सिंधोरी के नाम से जानते हैं। बस सिंधोरी में इतना ज़रूरी है, सिंधोरी का आपको याद रखना है। सिंधोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायसेन के अंतर्गत। बस इतना का सफिशिएंट है इसमें। अगर परीक्षा में पूछे कि सिंधोरी अभ्यारण्य किस जिले के अंतर्गत आता है, तो भैया रायसेन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करें पालपुर कूनो की। तो देखिए पालपुर कूनो यहाँ पर क्या लिखा है? 14/12/2018। अब पालपुर कूनो अभ्यारण्य नहीं रह गया है, अब ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अभी आपको पुरानी बुक में पालपुर कूनो अभ्यारण्य ही दिखाएगा, लेकिन अभी आपको याद रखना कि भाई अब ये पालपुर कूनो जो है राष्ट्रीय उद्यान बन गया। कब राष्ट्रीय उद्यान बना है इसको? 14 दिसंबर 2018 को। तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, अभी 2 साल ही हुए हैं, 2018 में ही कूनो अभ्यारण्य, पालपुर कूनो अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि ये एशियाई शेरों के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ पे गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से बब्बर शेर लाए गए हैं। इनका यहाँ पर प्रजनन केंद्र भी है बब्बर शेरों का, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना था जब ये अभ्यारण्य था? 344,168 वर्ग किलोमीटर। जब ये अभ्यारण्य था तो इसका क्षेत्रफल ये था। और यहाँ पर लुप्त प्राय चीतों का भी संरक्षण किया जा रहा है। हालांकि ये सेक्शन में अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, अब हम इसको, मैं आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रीय उद्यान में इसको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये मुरैना ज़िले में आता है। किसमें? मुरैना ज़िले में। और ये डॉल्फिन और घड़ियालों के संरक्षण के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? डॉल्फिन और घड़ियालों के संरक्षण के लिए फेमस है। देखिए डॉल्फिन जो होती है वो मुख्यतः जो है गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है इसको यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है, ताकि भाई बाई चांस गंगा नदी में कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर ये डॉल्फिन वहाँ पर पूरी तरह ख़त्म हो जाती है तो कम से कम राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल मुरैना में तो ये संरक्षित रहेंगी ना, बची रहेंगी कि नहीं बची रहेंगी, बस। तो ये चीज़ है। अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल जो है मुरैना में है और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। कई बार स्थापना भी पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको स्थापना भी बताते जा रहा हूँ। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल 3 राज्यों से मिला हुआ है। एक तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है भैया। उत्तर प्रदेश से भी कनेक्टेड है, ये उत्तर प्रदेश से भी अपनी सीमा साझा करता है और राजस्थान से भी करता है। किससे? उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। तो पूछा जा सकता है परीक्षा में, एक तो हमारा मध्य प्रदेश तो है ही, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ भी अपनी क्या है, इसकी सीमाएं लगती हैं। और इसका क्षेत्रफल है 435 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। तो देख लीजिए आप लोग, कुछ इस प्रकार का घड़ियाल होता है, मगरमच्छ की प्रजाति का होता है, लेकिन इस मगरमच्छ का मुंह आगे से चौड़ा होता है और इसका मुंह कैसा है? नुकीला है। बस ये डिफरेंस है इसमें, बाकी तो काम तो वह वैसे ही करता है जैसा कि मगरमच्छ करता है, बिल्कुल, है ना। चलिए इतना आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा योग। अब हम बात करेंगे केन घड़ियाल छतरपुर। तो केन घड़ियाल कहाँ पर है? ये छतरपुर में। देख लीजिए, है ना,
केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो छतरपुर में, और यहाँ पर किया जाता है घड़ियालों का संरक्षण। एक घड़ियाल का संरक्षण ये हो गया, एक ये हो गया, एक और मैं आपको बताऊंगा। तो 3 मैंने बताए थे ना आपको शुरुआत में, यही कारण था कि सर कहाँ का घड़ियाल का, तो आप वहाँ भी बता रहे थे। तो पहले ही की पॉइंट आप लोग क्लियर कर लिया करो। स्टार्टिंग में जो आपके की पॉइंट होते हैं वो पहले क्लियर करना होता है, वो ज़रूरी होता है, ताकि आगे पढ़ते समय दिक्कत ना जाए। केन घड़ियाल छतरपुर में। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मैं ये बता दूं कि केन घड़ियाल का कुछ भाग छतरपुर के अलावा पन्ना में भी आता है। तो पन्ना वाले स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना भाई, है ना। आपको आंसर छतरपुर ही लगाना जब भी आपसे केन घड़ियाल पूछा जाए। चलिए हम एक और इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर ये देख रहे हैं कि देखिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर तीसरा घड़ियाल संरक्षण भी केंद्र भी आ गया, सॉरी अभ्यारण्य आ गया। तो ये है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। तो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? सीधी और शहडोल दोनों जिलों में आता है, सीधी शहडोल दोनों में आता है, और यहाँ पर घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने तीनों घड़ियाल समझ लिए, घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य, ठीक है, ये है घड़ियाल। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे संजय डुबरी। तो संजय डुबरी की हम बात कर रहे हैं, तो संजय डुबरी भी सीधी में है। तो आपको यहाँ पर मैंने संजय डुबरी लिखने का रीज़न ये है कि देखिए सीधी के आपको एक साथ मिल जाएंगे, यहाँ पर अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए इस नोट्स का एक फ़ायदा ये है कि जो भी अभ्यारण्य अगर एक ही ज़िले में है दो, तो उनको मैंने एक के बाद एक लिख दिया है और किसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको अरेंज नहीं किया, ठीक है। अगर आप समझें यहाँ पर संजय डुबरी, तो संजय डुबरी सीधी में पड़ता है, और फिर वहीं सीधी सिंगरौली के पास सिंगरौली आ जाता है। तो सिंगरौली में भी क्या है? बगदरा है, बगदरा अभ्यारण्य भी सिंगरौली में। और यहाँ पर बगदरा में याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर कृष्ण मृगों मतलब काली हिरणों के लिए फेमस है। किसके लिए? काली हिरणों के लिए फेमस है ये, ठीक है स्टूडेंट्स, बगदरा अभ्यारण्य। अगर हम बात करें आगे पनपथा या पनपथा, ठीक है, इनको दो कभी कभी पनपथा भी लिखा जाता है इसको, कहीं कहीं पनपथा और कहीं कहीं पनपथा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पनपथा और पनपथा एक ही बात है। और ये कहाँ पर है? उमरिया ज़िले में है। किसके अंतर्गत आती है? उमरिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा घाटी गांव ग्वालियर। अगला आ जाता है आपका घाटी गांव ग्वालियर। अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर देखिए, छतरपुर की हम बात कर रहे थे पीछे, छतरपुर, तो छतरपुर देखिए, छतरपुर जो है बायोस्फीयर रिजर्व में आता है भाई, पन्ना छतरपुर। ये मैं आपको बता दूं, हर बार आपको याद रखना है पचमढ़ी पचमढ़ी पचमढ़ी, हमेशा याद रखते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि छतरपुर और पन्ना भी बायोस्फीयर रिजर्व में आ गए हैं। कब आए थे ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, 2011 में ये आए थे। तो पन्ना और छतरपुर जो क्षेत्र है, पन्ना और छतरपुर जो क्षेत्र है, जो ज़िले हैं, इनको बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया है। इनको बायोस्फीयर रिजर्व में, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं, अभ्यारण्य भी हो सकते हैं, और आम जनता आसानी से रह सकती है, विचरित कर सकती है। मतलब इस पर आप लोग एक जैसे इंडस्ट्री से संबंधित बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह और ऐसी पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें नहीं कर सकते। बस बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब ये होता है। एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, जैसे पचमढ़ी भी एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। अच्छा देखो, चलो मैं आपको 3 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में, तीनों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, समझ लो ये पन्ना छतरपुर का है। तो वहाँ पर जो होगी, कुछ क्षेत्र होंगे आपके नेशनल पार्क के और कुछ क्षेत्र होंगे आपके अभ्यारण्य के। तो देखिए नेशनल पार्क अगर आप जाते हैं तो नेशनल पार्क पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ नहीं होती, कोई आप वहाँ पर जानवरों को नहीं कुछ नुकसान पहुँचा सकते। वो सिर्फ किनके जानवरों के लिए हैबिटेट होता है, जानवरों के लिए हैबिटेट होता है बायोस्फीयर रिजर्व। वहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई IUCN कैटेगरी 2 में आते हैं ये प्रोटेक्टेड एरिया में। जो नेशनल पार्क होते हैं ना, देखिए ये हो गया नेशनल पार्क और ये हो गया अपना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये पूरा जो बड़ा क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। एक एक चीज़ समझते रहें। अब क्यों नहीं कर सकते सर नेशनल पार्क में, क्यों नहीं कर सकते? दिमाग में आ रहा होगा। देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड रिसोर्सेज, तो इसके द्वारा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IUCN की कैटेगरी नंबर 2 में रखा जाता है इनको, नेशनल पार्क को। इसका मतलब ये होता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पर सिर्फ जानवर रहेंगे, कोई भी बंदा यहाँ पर अपना जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये प्योरली जो है इनके हाउस हैं, जानवरों के घर हैं पूरी तरह। आप वहाँ पर नहीं जा सकते, आप वहाँ पर, हालांकि कहीं कहीं जो है विजिटर्स को मौका दिया जाता है देखने के लिए जानवरों को,
तो वो गवर्नमेंट की अंडर में थोड़ा सा आ जाता है तो गवर्नमेंट अलाउ कर देती है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप यहाँ पे जाओगे कि अपनी गाय भैंसों को चरा के लेके आ जाओ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई। तुरंत पुलिस पकड़ के लेके जाएगी आपको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। अगर आप यहाँ पे लकड़ी काटने जाओगे कुछ भी, तो किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलाउ नहीं होती। IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया होता है ये, ठीक है, नेशनल पार्क। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ IUCN, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिविटी अलाउ होती है, यहाँ भी जानवरों को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो ये कैटेगरी 4 में आता है, IUCN की कैटेगरी 4 और ये कैटेगरी 2। देखो भाई कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लोग ये मत सोचो कि सर क्या क्या बता रहे हैं, तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है। और बायोस्फीयर रिजर्व में ठीक है, आप रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, बड़े बड़े शहर बसे होते हैं, जैसे कि छतरपुर पन्ना में भाई, है ना। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व मतलब वो जो क्षेत्र होता है वहाँ पर आप इंडस्ट्रीज और बड़ी बड़ी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते जिसकी वजह से नेचर को नुकसान पहुँचे, बस। लेकिन यहाँ पे लोग रहते हैं, मकान होते हैं, घर होते हैं, शहर बसे होते हैं, ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये एक अलग चीज़ है। और उसी के अंदर नेशनल पार्क भी आ जाते हैं, आपके बायोस्फीयर रिजर्व भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल पन्ना नेशनल पार्क, तो पन्ना छतरपुर को अगर घोषित किया बायोस्फीयर रिजर्व, तो पन्ना के अंदर पन्ना नेशनल पार्क है, छतरपुर के अंदर अभी मैंने आपको अभ्यारण्य बताया है, अभ्यारण्य में वहाँ पर। तो ये चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी सी दोस्तों। छतरपुर में जैसे केन घड़ियाल अभ्यारण्य है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखना है। अच्छा, और भी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। और 1972 में पहले 5 नेशनल पार्क बनाए गए थे, है ना, शुरुआत में। और इंडिया में जो पहला नेशनल पार्क बना था वो बना था आपका कौन सा, हेली नेशनल पार्क। देखिए हेली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट हो गया है, याद रखना है आपको। तो 1936 में नेशनल पार्क बनाया था सबसे पहला नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, लेकिन अब जिम कॉर्बेट के नाम से रख दिया गया, तो जिम कॉर्बेट, समझ रहे हैं ना आप लोग। बस चलिए अब चलते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आप लोगों का। मुझे याद आ गया, हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, चलो वो भी सुन लो कि देखिए मध्य प्रदेश में टोटल 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे पहले तो हमारा पचमढ़ी था, सबसे पहले पचमढ़ी बनाया गया था कि नहीं। ये कब बनाया गया था, 1999 में, 1999 में सबसे पहला पचमढ़ी, ठीक है दोस्तों। दूसरा आपका बनाया गया था अचानक मार, जो कि अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं है। अचानक मार, ठीक है, अचानक मार प्लस अमरकंटक, दोनों को साथ में, है ना, अमरकंटक। तो ऐसा है कि भाई अचानक मार हिस्सा जो है वो चला गया है छत्तीसगढ़ में, लेकिन अमरकंटक अभी हमारे मध्य प्रदेश में। तो दोनों पहले एक साथ दोनों को बनाया गया था 2005 में, 2005 में, ठीक है। अचानक मार जो कि छत्तीसगढ़ का है और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश का, तो इनको जैव रिजर्व मंडल बनाया गया था, ठीक है। एक एक चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट है बेटा, याद रखना है आपको तैयारी। अब आप दिमाग में आ रहा होगा सर तीसरा कौन सा, अभी तो मैंने आपको बताया पन्ना छतरपुर 2011, बस ख़त्म बात है। यहाँ पर लिख लो भाई, तीसरा भी लिख लो, पन्ना छतरपुर 2011। तो ये 3 है हमारे मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व। अगर पहले की बात करें तो पचमढ़ी, इस प्रकार से याद रखना है। चलिए आगे हम बात कर लें। अब लोग हम यहाँ पर देखिए पनपठा भी कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं आगे घाटी गांव, जो कि ग्वालियर में। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ है, ग्वालियर में है। यहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है, सोन चिड़िया या सोन चिड़ैया। देख लीजिए आप पिक्चर में कुछ इस प्रकार की दिख रही है आपको सोन चिड़िया, देख लीजिए, बड़ी गोल्डन कलर की बड़ी खूबसूरत चिड़िया, इनके पंख देखिए सोने की तरह चमक रहे हैं ना, इन्हीं की वजह से इसका नाम रखा गया है सोन चिड़िया या सोन चिड़ैया। तो घाटी गांव जो कि ग्वालियर में है, यहाँ पे संरक्षण किया जाता है सोन चिड़िया या सोन चिड़ैया। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो भाई, पढ़ाई में बिल्कुल आलसीपन नहीं करना है, जितना ज़्यादा जान सकते हो उतना ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ और उतना ज़्यादा जानते रहें। ये ना सोचो कि सर जल्दी जल्दी अभ्यारण्य ख़त्म करा दो, नहीं भाई, मैं चाहता हूँ आप लोगों को बेस्ट एकदम आप लोगों का परफॉर्मेंस रहे एग्ज़ाम में। तो 1981 में घाटी गाँव अभ्यारण्य बनाया गया, जो कि ग्वालियर में है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है। ये देखिए एक और नाम से तो नहीं जाना जाता, लेकिन ये देखिए इसको हम लोग ग्रेट इंडिया बस्टर्ड भी कहते हैं, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरीज़ के नाम से जाना जाता है घाटी गाँव को, ठीक है, याद रख सकते हैं। एक और अन्य नाम है इसका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरीज़,
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी घाटी गांव, समझ रहे हैं ना आप लोग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी। नोट करते चलें सारे फैक्ट, क्योंकि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे सोन चिड़ैया की, तो सोन चिड़ैया को ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, इसको देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो इन्हीं के नाम से इसका नाम कभी कभी बोल दिया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, या इसको घाटी गांव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, तो यहाँ पर गुप्तेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? गुप्तेश्वर। दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। गुप्तेश्वर मंदिर और धुआं हनुमान मंदिर भी है। कौन सा? एक धुआं हनुमान मंदिर, धुआं हनुमान मंदिर। तो ये कभी कभी पूछे जाते हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर, एमपीएसआई में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। धुआं हनुमान मंदिर कहाँ पर है? कांस्टेबल में पूछ सकते हैं भाई। अब तो क्वेश्चंस के लेवल बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको हम अच्छे लेवल पे तैयारी करवा देंगे। नेक्स्ट आपका करेरा अभ्यारण्य, जो कि शिवपुरी में, मैंने शुरुआत में बताया था 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य है। तो एक ये हो गया घाटी गाँव, दूसरा हो गया आपका सोन चिड़िया। तो करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है? शिवपुरी में। अब शिवपुरी में है तो भाई यहाँ पे सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। अब आप शिवपुरी में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि इसको, यहाँ पर है आपका बिहरिया लेक। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बिहरिया लेक कहाँ पर है, तो शिवपुरी में है, ठीक है। हाँ, तो देखिए करेरा का कुछ जो क्षेत्रफल है वो कूनो अभ्यारण्य में मिलाया गया है, डिनोटिफिकेशन किया गया है, तो उसके बारे में अभी हम यहाँ पर इतना डिस्कस नहीं करेंगे। बट आप ये इतना याद रखिए कि करेरा अभ्यारण्य जो है शिवपुरी में है। डिनोटिफिकेशन किया गया है कुछ क्षेत्र इसका, जो कि इसके अंतर्गत आएगा, कूनो अभ्यारण्य के अंतर्गत। तो करेरा का वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए, वो भी याद रख लीजिए कि डिनोटिफिकेशन इसका भाग किया गया, जो कि कूनो अभ्यारण्य के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी कूनो अभ्यारण्य नहीं, राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे बिहरिया लेक है। क्या है? बिहरिया लेक, इसको हिंदी में बी के रख लेना है ना, हरिया लेक। तो बिहरिया लेक कहाँ है? करेरा अभ्यारण्य में। और यहाँ पर देखिए दूधराज या शाह बुलबुल का भी संरक्षण किया जाता है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय पक्षी है। शाह बुलबुल, दूधराज, पैराडाइज फ्लाईकैचर, 3 नाम है उसके। मध्य प्रदेश का जो हमारा राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल, ठीक है, शाह बुलबुल और दूधराज, या इसी को हम कहते हैं पैराडाइज फ्लाईकैचर इंग्लिश में। कुछ भी नाम आपको आ जाए तो आप लोगों को याद रखना है। तो ये मध्य प्रदेश की हमारी राजकीय पक्षी है, जिसका संरक्षण करेरा अभ्यारण्य में भी किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट से पहले मैं आपको एक और जानकारी बता दूं इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अनअकैडमी एप्लीकेशन में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा आपको यहाँ पर लाइव डेमो क्लासेस और फ्री क्लासेस मिलती हैं, और साथ में आपको लाइव टेस्ट भी मिल जाते हैं जो कि आपको फ्री रहते हैं। इसी के साथ में अगर आपको यहाँ पर और जानकारी बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी एप्लीकेशन पर ही, जैसे अगर फ्री लाइव आपकी डेमो क्लासेस चल रही हैं, तो जब आपका एजुकेटर जो भी पढ़ा रहे होते हैं उनसे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनकी आपको कोर्स की PDF में मिल सकती है। तो ये आपको डेमो क्लासेस के फीचर्स हैं। अगर हम बात करें आपको लाइव जो आपकी टेस्ट सीरीज़ चलते हैं उसके फीचर्स क्या हैं, तो देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पर लाइव फीचर्स मिल जाते हैं टेस्ट सीरीज़। और वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपकी तैयारी के लिए, जब भी आप टेस्ट देते हैं तो आप लोगों की तैयारी एकदम सॉलिड हो जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे अपने टेस्ट मिलते हैं, और साथ में आप लोग अपना स्कोर एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल सकते हैं आप लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर। इसी के साथ अगर हम बात करें कि लाइव क्लासेस और फ्री क्लासेस में क्या डिफरेंट है, अगर देखिए लाइव डेमो क्लासेस और प्लस कोर्स में क्या डिफरेंट है, ये हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फ्री क्लासेस की, तो यहाँ पर देखिए लिमिटेड सिलेबस कवर कराया जाता है, ओकेजनली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, ओकेजनली PDF होते हैं, PDF मिलते हैं आपको, और लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन क्लियर कराए जाते हैं। अगर हम बात करें प्लस सब्सक्रिप्शन या प्लस क्लासेस की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड PDF मिल जाएगी, और इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा आपको यहाँ पर जो है डाउट भी क्लियर कराए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलता है अनअकैडमी के द्वारा निकाली गई एक वर्चस्व नाम की मैगजीन, जिसमें आपको ये करंट अफेयर, आपको यहाँ पर बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर बिल्कुल मिल जाते हैं आपको। तो वर्चस्व मैगजीन भी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाती है, और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाती है आपको। टेस्ट सीरीज़, प्रैक्टिस क्वेश्चंस,
सब कुछ आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलेगा जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वेरियस कोर्सेज़ के, तो अनअकैडमी में देख लीजिए बहुत सारे कोर्सेज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय पर भी बहुत सारे कोर्सेज़ आपके यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे अक्टूबर के कोर्सेज़ के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नवंबर की, तो देख सकते हैं आप लोग नवंबर में भी 3 नवंबर 4 नवंबर को ऑलरेडी देख लीजिए बहुत सारे कोर्सेज़ स्टार्ट हो चुके हैं। आने वाले समय की आप देख सकते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए देख लीजिए, ये 20 नवंबर से जो है आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है, 20 नवंबर से। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे फ़ायदा है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ देख लीजिए आप 24 नवंबर और साथ में अगर हम बात करें 25 नवंबर, तो आने वाले कोर्सेज हैं ये अनअकैडमी के। आप जो है सारे कोर्स अटेंड करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आप लोगों को। और आपको इसमें एडमिशन कैसे लेना है, प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोर्सेज 1 महीने से लेकर 24 महीने तक के हैं, आप चाहे कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन आपको सभी कोर्सेज में एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। वो कैसे मिलता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कोर्सेज़ क्या क्या है अपने पास, कितने कितने महीने के कोर्स हैं। देखिए, अगर आप 1 महीने वाला कोर्स लेंगे तो ये रहा आपका 3 महीने वाला, 6 महीने वाला और 12 और 24 महीना। फॉर एग्जांपल अगर हम उदाहरण की बात करें, आप अगर 24 महीने वाला कोर्स लेते हैं जिसकी फ़ीस है 12,800 रुपये, अगर ये 12,800 रुपये वाला आप प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स खरीदने जाते हैं तो आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है, स्टडी आई कैन, STUDY स्टडी आई कैन। इससे होगा ये कि आपको 10% अनअकैडमी की तरफ से छूट मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? 10%। और अब आपको ये फ़ीस नहीं पे करनी है, आपको 12,800 नहीं पे करनी, अब आपको पे करनी है 11,520। तो यही कोर्स आपको पड़ेगा 11,520 का। अगर हम बात करें और भी, अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने 3 महीने वाला कोर्स लिया फॉर एग्जांपल, तो इसकी फ़ीस है आपकी 4,000 और आप हमारा रेफरल कोड स्टडी आई कैन यूज़ करते हैं अगर, तो आपको 10% छूट मिल जाएगी। और 10% छूट मिलने के बाद यही कोर्स आपको 3,600 रुपये का पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर 10% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो आज ही आप हमारा रेफरल कोड स्टडी आई कैन का यूज़ करें और जुड़ जाइए अनअकैडमी के साथ और देते रहें अपने वेरियस टेस्ट और बहुत सारे एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में चलिए हम आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम थे सरदारपुर और सैलाना अभ्यारण्य। तो सरदारपुर की अगर हम बात करें, सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? धार जिले में। धार जिले में है। और ये किस पक्षी के संरक्षण के लिए विख्यात है? तो ये खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए विख्यात है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का खरमोर पक्षी है, बड़ा ही सुंदर पक्षी है, मोर की तरह थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है आप लोगों को। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है खरमोर पक्षी, क्योंकि ये मोर की तरह थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो इतना आपको याद रखना है कि सरदारपुर का अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जाता है? खरमोर पक्षी का। और ये कहाँ है? धार। बस इतना जानना जरूरी है। जहाँ पर इंपॉर्टेंट ज़्यादा फैक्ट जरूरी है वहाँ मैं ज़्यादा बताऊँगा, जहाँ जितना जरूरी है उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम बात करें 15वें नंबर पर लिखा हुआ है सैलाना अभ्यारण्य, जो कि रतलाम में है। और यहाँ पर भी खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। शुरुआत में मैंने आपको की पॉइंट बताए थे कि खरमोर पक्षी का 2 जगह संरक्षण किया जाता है। तो 2 जगह देख लीजिए आप लोग, सरदारपुर और सैलाना। सरदारपुर धार में है, सैलाना रतलाम में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे हमारा गांधी सागर। तो गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? मंदसौर। तो गांधी सागर मंदसौर में है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर नील गाय का संरक्षण किया जाता है। नील गाय कुछ इस प्रकार की होती है, शुरुआत में मैंने आपको बताया। अच्छा, एक याद करो ज़रा, दिमाग में थोड़ा सा जोर दो और याद करो कि शुरुआत में मैंने नौरादेही बताया था। तो नौरादेही में भी इसी जानवर की फ़ोटो दिखाई थी, क्योंकि वहाँ भी नील गाय को संरक्षण किया जाता है। और साथ में आपको याद रखना है गांधी सागर में भी किया जाता है। अगर आपको परीक्षा नौरादेही दे दिया और ऑप्शन गांधी सागर नहीं है तो फिर नौरादेही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में गांधी सागर दिया है और नौरादेही वहाँ पे एब्सेंट है, नहीं है, तो फिर आप गांधी सागर लगाएंगे। वैसे ज़्यादातर आपको गांधी सागर ही पूछा जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी अगले अभ्यारण्य की। तो अब इन अभ्यारण्यों में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं है, जो भी होगा मैं बताते रहूँगा। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। तो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है दमोह में। और अगर हम अगले की बात करें तो मैसूर लिखा है यहाँ पर, गलत प्रिंट हो गया है, मयूर है ये, ठीक है। इसको स्टूडेंट सही कर लीजिए। मयूर अभ्यारण्य है झाबुआ में। झाबुआ आप सभी को पता है कि कड़कनाथ मुर्गे के लिए बड़ा फेमस है। GI टैग मिला था कड़कनाथ मुर्गे को, तो वो झाबुआ से बिलोंग करते हैं वो मुर्गे, ठीक है। तो ये मयूर अभ्यारण्य है, ये झाबुआ में है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर झाबुआ नहीं है, ये नहीं है। तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना, झाबुआ ही है यहाँ पर आपका, ठीक है। अगर हम बात करें गांधी सागर की, गांधी सागर की मैंने अभी बताया ना आपको। गांधी सागर में एक और छोटा सा फैक्ट याद रख लो यार आप लोग। क्या? देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, गांधी सागर अभ्यारण्य आपका मंदसौर में है, ये मैंने आपको बता दिया,
बताया कि नहीं बताया? ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे कमेंट में बाद में, सर नहीं सर ये तो नीमच में है। आप गलत बता रहे हैं सर, ये तो नीमच में है, ऐसा बोलेंगे, मुझे पता है ना, क्योंकि बच्चे बोलते हैं, कमेंट करते हैं। तो अगर ऐसा आपको डाउट आ रहा है कि सर मंदसौर में नहीं नीमच में है, तो देखो भाई ऐसा है, गांधी सागर अभ्यारण्य का पूर्वी भाग जो है, पूर्वी भाग है मंदसौर में। और अगर हम बात करें इसके पश्चिमी भाग की, तो पश्चिमी भाग है इसका नीमच में। ठीक है, वेस्टर्न, ईस्ट वेस्ट, तो ईस्टर्न भाग है इसका मंदसौर और वेस्टर्न भाग है कहाँ पर? नीमच में। तो अगर देखा जाए मंदसौर नीमच अगर दोनों साथ में ऑप्शन दिए हैं, तो पहला प्रेफरेंस आपको देना होगा मंदसौर को। क्यों? क्योंकि मंदसौर में इसका ज़्यादा भाग है, इस वजह से ज़्यादातर बुकों में आपको मंदसौर ही मिलेगा। लेकिन नीमच का देखिए वेस्टर्न भाग, मतलब पश्चिमी भाग जो है इस अभ्यारण्य का गांधी सागर का, वो आ जाता है कहाँ पर? नीमच के अंतर्गत। तो हमें लेकिन मुख्यतः मंदसौर याद रखना है। अगर मंदसौर नहीं दिया है और फिर सिर्फ नीमच दिया है और बाकी समझ लो आपको झाबुआ, आगर मालवा या रतलाम के साथ साथ नीमच दे दिया 4 ऑप्शन में, अब आप देखोगे यार हमने तो, सर ने तो बताया मंदसौर, नीमच दे दिया, तो फिर आपको नीमच लगाना है। तो इसलिए याद रखना है। लेकिन वैसे तो नीमच कभी देगा नहीं परीक्षा में आपको ऑप्शन में, मैक्सिमम टाइम आपको परीक्षा में जो है मंदसौर ही दिया जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। समझ गए ना? थोड़ा सा याद आ गया मुझे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया भाई, कन्फ्यूज़न नहीं बिल्कुल क्रिएट करनी। क्वेश्चन यह अगला हमारा आ जाता है 19 नंबर पर, कामधेनु गौ अभ्यारण्य आगर मालवा, जो कि हमारी जो घरेलू गाय होती हैं इनके लिए अभ्यारण्य है, जंगली गायों के लिए नहीं। इन गायों को यहाँ पर रखा जाता है, इनके दूध वगैरह निकाला जाता है, उसका इस्तेमाल भी होता है। तो कामधेनु गौ अभ्यारण्य जो है वो आगर मालवा में इसको संरक्षित करने के लिए बनाया गया, आगर मालवा में कामधेनु गौ अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोरी अभ्यारण्य, जो कि होशंगाबाद में, बोरी अभ्यारण्य। तो देखिए बोरी अभ्यारण्य थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। ध्यान देना बेटा सभी लोगों को, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, बोरी अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी बोरी अभ्यारण्य की। कहाँ है भाई? होशंगाबाद में है। अगर हम बात करें तो ये देखिए सतपुड़ा के घने जंगलों में स्थित है ये बोरी अभ्यारण्य। ठीक है, सतपुड़ा अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा सतपुड़ा, उसी के अंतर्गत आता है, उसी का एक हिस्सा है वो। वहाँ पर एक यहाँ पे जो जंगल है, घने जंगल जो क्षेत्र है वो है आपका बोरी अभ्यारण्य। और देखिए पूर्व में ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम में तवा नदी है इसकी। देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान समझ लीजिए पूर्व दिशा में इस तरफ, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से ही जुड़ा हुआ ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इधर। और अगर हम बात करें इसके पूर्व में, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर पश्चिम से यहाँ से निकलती है तवा नदी, याद रखना बोरी की पश्चिम में तवा नदी पश्चिम दिशा में है। यहाँ पे बांस के जंगल ज़्यादातर पाए जाते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेन अभ्यारण्य की। तो देखिए फेन अभ्यारण्य क्या है? ये है मंडला में, किस जगह? मंडला ज़िले में फेन अभ्यारण्य। अगर हम बात करें इसी के साथ फेन अभ्यारण्य के साथ, तो आप लोग बस इतना ही याद रखें, मंडला बहुत है, सफिशेंट है इतना जानना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्योनी। तो क्योनी देखिए ये क्योनी कहाँ है भाई? क्योनी को कहीं कहीं लिखा जाता है खिवनी भी लिखा जाता है। तो कभी आपको लग रहा होगा कि सर ये नया नाम है, तो नया नाम नहीं है भाई, इसको क्या लिखा जाता है? खिवनी। देख लीजिए स्पेलिंग में आपको लिख देता हूँ खिवनी। तो कई बुक में आपको ये क्योनी को खिवनी लिखा जाएगा और कई बुक में आपको क्योनी मिलेगा। इंटरनेट वगैरह में सर्च करोगे तो क्योनी मिलेगा, बुक्स वगैरह में तो खिवनी मिलेगा। ठीक है, वो तो ठीक है, चलिए मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ कहाँ क्या क्या। तो खिवनी और क्योनी देवास और सीहोर जिले के अंतर्गत आता है, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य आता है आपका राजगढ़ में। कहाँ पर है? राजगढ़ में। इसी के साथ नरसिंहगढ़ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये रखना है कि यहाँ पर एक चिड़ोखा तालाब है। कौन सा तालाब? चिड़ोखा, नरसिंहगढ़ राजगढ़ में। नोट करते चलें, जिन्होंने कॉपी पेन लेकर बैठे तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर एक चिड़ोखा तालाब है, चिड़ोखा। ठीक है, चिड़ोखा तालाब क्यों है चिड़ोखा, इसका नाम क्यों? ये तालाब की जो डिज़ाइन है ना वो चिड़िया की तरह लगती है, थोड़ा चिड़िया के आकार की डिज़ाइन है तालाब की, इसलिए इसको तालाब को नाम रख दिया चिड़ोखा तालाब। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि चिड़ोखा तालाब कहाँ पर स्थित है, किस अभ्यारण्य में, तो याद रखें नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में। और किस जगह है चिड़ोखा तालाब? राजगढ़ में। हालांकि किस जगह है राजगढ़ में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि चिड़ोखा तालाब कहाँ है, तो कौन से अभ्यारण्य में, तो वो बताना पड़ेगा आपको नरसिंहगढ़। अच्छा,
इसी को कहा जाता है मालवा का कश्मीर। किसका? मालवा का कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो भाई बुक में, पूछा जाएगा मालवा के कश्मीर कौन से अभ्यारण्य को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नरसिंहगढ़, जो कि राजगढ़ में है। इसको मालवा का कश्मीर कहा जाता है। मध्य प्रदेश का कश्मीर तो कौन है अपना? पचमढ़ी हिल स्टेशन, एकमात्र हिल स्टेशन। लेकिन मालवा की कश्मीर बोला जाता है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य को। मोरों का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। मोरों का स्वर्ग, मोर होते हैं ना, उनका स्वर्ग। चलिए, इतना आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंच अभ्यारण्य की। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, पेंच अभ्यारण्य भी है। तो ये कहाँ पर है? सिवनी और छिंदवाड़ा में पड़ता है भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरछा। तो ओरछा किसके अंतर्गत आता है? टीकमगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओरछा अभ्यारण्य जो है वो टीकमगढ़ के अंतर्गत आ जाता है। हालांकि इस पे चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गंगाऊ अभ्यारण्य की। तो गंगाऊ अभ्यारण्य कहाँ आता है? पन्ना जिले के अंतर्गत। ठीक है, ओरछा अभ्यारण्य को अगर हम देखें, क्योंकि ओरछा अपने आप में एक अलग ही, यहाँ पर अगर हम ज़िले वाइज बात करें तो फिर ज़िले की अकॉर्डिंग फिर अलग हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है अभी तो टीकमगढ़ करिए, टीकमगढ़ ज़िला है, ओरछा भी अपने आप में एक ज़िला है। लेकिन अगर हम बात करें टीकमगढ़ शहर की, तो ओरछा का थोड़ा सा हम संशय बना हुआ है, तो उसको हम आपको क्लियर कर देंगे। अगर हम बात करें गंगाऊ अभ्यारण्य की, तो गंगाऊ अभ्यारण्य जो है पन्ना में। कहाँ है? पन्ना में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पचमढ़ी की। तो पचमढ़ी किसके अंतर्गत आता है? होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप टीकमगढ़ हटा लो, ओरछा को आप कर लीजिए निवाड़ी। तो ओरछा अब निवाड़ी ज़िले के अंतर्गत आ जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो ओरछा अभ्यारण्य भी निवाड़ी ज़िले के अंतर्गत आएगा। तो आप इसको निवाड़ी कर लीजिए, क्योंकि ये पुराना प्रिंटेड है, मुझे लग रहा है काफ़ी पुराना प्रिंटेड है ये आप लोगों को। तो और जब निवाड़ी जो है ज़िला बन चुका है अपने आप में, तो ओरछा निवाड़ी ज़िले का ही एक तहसील है। तो इसका मतलब जो ओरछा अभ्यारण्य है वो निवाड़ी ज़िले के अंतर्गत आएगी, ना कि टीकमगढ़ के। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए सही रहेगा। और इसकी स्थापना थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 में हुई थी इसकी स्थापना ओरछा अभ्यारण्य की। चलिए, हमने यहाँ पे गंगाऊ देख लिया। गंगाऊ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान गंगाऊ के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें पचमढ़ी के भी हमने देख लिया। अगर हम बात करें आगे की, तो आपके कालीभीत बैतूल। तो कालीभीत बैतूल जो आता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो कालीभीत जो आपका अभ्यारण्य है बैतूल में है, और ये प्रस्तावित है। ठीक है, और अगर हम बात करें मानधाता की, तो खंडवा में है, ये भी प्रस्तावित। अगर सुरमानिया की बात करें तो ये भी खंडवा में है, प्रस्तावित है। अगर हम बात करें कंठीवाड़ा, जो कि मोरों के लिए अभ्यारण्य बनाया जाएगा, ये भी प्रस्तावित है। तो यहाँ पर आपको जो चारों दिखे हुए हैं ये भी प्रस्तावित हैं, पूर्णतः तैयार नहीं हुए, बने नहीं हैं। तो इनके नाम आपको अलग से याद रखना है। और एक मयूर अभ्यारण्य प्रस्तावित है, जो कि अलीराजपुर में, सबसे लास्ट में देख लीजिए, कंठीवाड़ा। तो ये आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं सारे सवाल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सारी जानकारी जो है इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। थोड़ी सी लेंदी हो गई वीडियो, क्योंकि एक वीडियो में सभी कुछ हमने कवर कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और आप सभी लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। तो आप सभी लोग स्टूडेंट्स एक काम करें, उस वीडियो को अनअकैडमी एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग वहाँ पर सभी क्लासेस ले सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।